आपको बता दें, भरतपुर से पूर्व स्पीकर गिरिराज प्रसाद तिवारी का निधन हुआ। 105 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। पैतृक गांव विंडियारी में उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। तो पैतृक गांव विंडियारी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गिरिराज प्रसाद तिवारी की पार्थिव देह पैतृक गांव बिडियारी लाया गया है और आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव देह रखा गया है। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 105 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और अब उनके पैतृक गांव विंडियारी में उनका अंतिम संस्कार होगा। भरतपुर से ये बड़ी खबर। तो पूर्व स्पीकर गिरिराज प्रसाद तिवारी का 105 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 105 साल तक जीवन जिया और अंतिम सांस ली। पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। आज उनके निधन के बाद लगातार जो है लोग शोक संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। कई नेताओं ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उनके पूर्व आपको बता दें कि उनके पैतृक गांव में दरअसल उनका अंतिम संस्कार होना है और अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पूर्व स्पीकर गिरिराज प्रसाद का 105 साल की उम्र में निधन हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आज जो है उनका जो देह है, पार्थिव देह, वो पैतृक गांव लाया गया है और उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री ने भी शामिल होना है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, गिरिराज प्रसाद तिवारी है, उनका राजनीति का एक लंबा सफर रहा और वो शुरू से ही राजनीति से जुड़े रहे। पहले भरतपुर के जिला प्रमुख रहे और उसके अलावा 2 बार एमएलए रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष 1985 में बने। उसके बाद 86 से 90 तक जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल उन्होंने संभाला और उसके दौरान अहम फैसले भी उनके कार्यकाल के दौरान निर्णायक रहे। और लगातार वो जब भी कोई बड़ा नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, भरतपुर आते थे तो उनसे मुलाकात करते थे। लंबे समय से उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा था और 105 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सेवर के पास में उनका जो निवास था, फिलहाल उनका पैतृक गांव है बयाना के पास में बिडियारी, वहां पर उनकी पार्थिव देह को अब लाया गया है। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रखा गया है। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, ये जानकारी मिली है और उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो कहा जा सकता है कि चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, उनसे बतौर राजनीति में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, इसलिए उनसे मिलते जुलते रहते थे और उनका एक लंबा राजनीति का अनुभव रहा था। अपने आप में वो राजनीति के चाणक्य माने जाते थे गिरिराज प्रसाद तिवारी और किसी भी दल का नेता हो वो उनसे मुलाकात करते थे। खासतौर पर जब भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर आते थे तो वो उनसे उनके निवास पर मुलाकात करते और उनकी कुशल से पूछते। जब भी उनका जो बीमारी लंबे समय से जो ग्रसित थे बीमारी से, तो समय समय पर उनसे फोन दूरभाष पर भी बात करके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते थे। और फिलहाल अब और एक उनकी जो छवि है वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के बीच में काफी सम्मानजनक भी रही। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। और अब बीकानेर के देशनोक से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी मजदूरों पर यह आरोप लगे हैं। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया है। जल्द सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी मजदूरों पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो बीकानेर के देशनोक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। दरअसल नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का ये पूरा मामला है। कष्ट है
रोहिंग्या परिवार का, वो हमारे यहीं के जो खेत के मालिक है, जाट परिवार से आते हैं। उनकी एक बच्ची जो नाबालिग है, मात्र 14 साल की, उसको बेला फुसला कर ले गए हैं। आज लमसम 2-3 दिन हो गए। किसी भी प्रकार की संतुष्ट कार्रवाई नहीं होने के कारण आज हम समस्त ग्रामवासियों ने यहाँ इकट्ठा होकर माननीय थाना अधिकारी जी एवं डीओ साहब को ज्ञापन देकर इनसे अनुरोध किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अभी तक क्या एक्शन लिया है पुलिस ने? देखिए, 3 दिन पहले एक जो नाबालिग बच्ची है उसे भगाने का ये पूरा मामला है, लेकिन अब जो ग्रामीण है उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बता दिया है, क्योंकि इनका सीधा सीधा आरोप है कि जो युवती नाबालिग को भगाने वाला है वो रोहिंग्या बांग्लादेशी मजदूर है। और अब थाने का जो घेराव करके ग्रामीणों ने और उनके साथ जो एक एडवोकेट हैं जेडी चारण, उनके नेतृत्व में सब लोग मिले हैं और उन्होंने 3 दिन का समय अब थाना अधिकारी को दिया है कि वो 3 दिन में जल्द से जल्द जो भी रोहिंग्या है इस क्षेत्र में उन्हें भी यहाँ से बाहर निकालें और उसके साथ साथ जो आरोपी है जो नाबालिग को लेकर गया है उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इनका एक सीधा सीधा आरोप है कि देशनोक और देशनोक के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर खेतों में काम करने के नाम पर या दूसरे जो कामों करने के लिए जो है रोहिंग्या काफी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। तो इन्होंने पुलिस से ये मांग की है कि क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है तो इसमें जल्द से जल्द पुलिस जो है वो कार्रवाई करे। बिल्कुल विक्रम, और आप बने रहिए। बीकानेर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खाजूवाला से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आबकारी विभाग की ठेकेदारों पर मेहरबानी, ड्राई डे पर भी ठेकों पर शराब बेचने की खुली छूट मिली। गांधी जयंती पर आबकारी विभाग की एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। गांधी जयंती पर ड्राई डे होने के बावजूद भी खुले रहे शराब के ठेके, ये बड़ी जानकारी। फिर भी आबकारी विभाग द्वारा इन पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। गांधी जयंती के दिन भी धड़ल्ले से शराब बिकती रही, ठेके खुले रहे, लेकिन विभाग मूक दर्शक बना रहा। और लगातार हमारे संवाददाता विक्रम हमारे साथ बने हुए। विक्रम, में बड़ी लापरवाही यहाँ पर, ड्राई डे होने के बावजूद भी शराब के ठेके भी खुले रहे और शराब भी बिकती रही। अब क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से ये आबकारी की बड़ी मेहरबानी यहाँ बीकानेर पूरे जिले की अगर बात करें तो पूरे जिले में जो शराब के ठेकेदार हैं उन पर बड़ी मेहरबानी देखने को मिलती है, चाहे ड्राई डे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन शराब के ठेके जो हैं वो आपकी सेवा में हर समय खुले रहेंगे। और आबकारी पुलिस को इसकी सूचना देने के बाद हैरानी की बात यह है कि उनको सूचना देने के बाद भी कोई आबकारी का अधिकारी जो है वो मौके पर नहीं आता है। बीकानेर शहर की भी अगर बात करें तो इसी तरीके से यहाँ खुलेआम शराब ड्राई डे हो चाहे जो समय है उसके बाद बिकने की बात हो, लगातार बिकती है। अधिकारी जरूर ये अपने पल्ला झाड़ने के लिए ये बात जरूर कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई शिकायत आए तो, लेकिन शहर भर में और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें हम इन्हें दिखा रहे हैं कि ये खुलेआम जो लोग तस्वीरें दे रहे हैं, बावजूद उसके आबकारी के अधिकारी जो हैं वो अपने ऑफिस से बाहर निकलकर चेक नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत जो पुलिस है उसका जरूर दबाव है कि पुलिस जो 8 बजे के बाद शराब यहाँ पर बेचने नहीं देती है लोगों को, लेकिन जिस विभाग की जिम्मेवारी है जो इसके लिए जिम्मेवार है उनके अधिकारी जो हैं वो इन ठेकों की तरफ आंख भी नहीं खोलते हैं, क्योंकि अगर ठेका खुला भी है तो अधिकारी आगे से निकल जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इससे काफी रोष है और ग्रामीणों ने जिस तरह का ये वीडियो हमें भेजा है उससे ये साफ हो जाता है कि देखिए किस तरीके से जो खुलेआम अवैध ब्रांचों की चाहे बात हो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे शराब के ठेकों का समय पर से ज्यादा खुलने की बात हो, ओवर रेट या शराब बेचने की बात हो, सभी मामलों में आबकारी विभाग जो है वो पूरी तरीके से जो है इन ठेकेदारों के साथ मिला हुआ सा नजर आता है, क्योंकि कोई कार्रवाई यहाँ नजर नहीं आती। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, ड्राई डे पर भी ठेकों पर शराब धड़ल्ले से बिकती रही, बावजूद इसके आबकारी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि लोगों ने शिकायतें भी की हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई सुध इसकी ओर। अर्जुन लाल शर्मा ने सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत की। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। प्रज्वलन ऐसे संकल्प उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया।
सीएम का कांग्रेस पर जोरदार हमला, भ्रष्टाचार का लगाया गंभीर आरोप। बोले सहकारिता को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से पूरे प्रदेश के लिए सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में किसानों और आम लोगों को सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये सहकारिता से समृद्धि नारा नहीं है, हमारा पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। इसी तरह से सहकारिता हमारे किसान की समृद्धि का एक रास्ता है। अगर हमारा किसान उस सहकारिता की समृद्धि के रास्ता को अपनाएगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। कार्यक्रम के दौरान कई बार माइक की आवाज गड़बड़ा गई, जिससे सीएम का संबोधन बीच बीच में रुक गया। बार बार खराबी से सीएम के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकती रही। जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी ने उस दिन अपने उद्बोधन में जिस प्रकार से राजस्थान की सहकारिता विभाग की आपके सानिध्य में जिस प्रकार से काम कर रहा है उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा जिस प्रकार से राजस्थान में जो भी नए नवाचार हो रहे हैं, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सेंटर का जितने भी नए नवाचार कर रहा है, उन सब में राजस्थान जो है वो प्रथम 5 स्थानों में है। ये बात जब उन्होंने मंच से कही तो हमारा सीना भी गर्व से छोड़ा। गौतम दत्त ने अपने ही विभाग के अधिकारियों को नसीहत भी दी। कहा कि संस्थाओं में आने वाले प्रतिनिधि सबको साथ लेकर चलें, तभी इस मूवमेंट का सही लाभ जनता तक पहुंचेगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, डेयरी को 50,000 नए सदस्य जोड़ने का टारगेट मिला है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि 1 लाख नए सदस्य जोड़ेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा महिला सदस्य भी शामिल होंगी। अभी हमारे डेयरी सेक्टर को भी 50,000 का लक्ष्य दिया है कि 50,000 नए सदस्य बनाने हैं। लेकिन मंत्री जी, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम 50 नहीं 1 लाख बनाएंगे। और निश्चित रूप से डेयरी सेक्टर में हमारे 9.5 लाख अभी वर्तमान में सदस्य है पूरे राजस्थान में, और उसमें 40% महिलाएं हैं। 4 लाख महिलाएं हैं, और अभी भी 1 लाख बनाएंगे, उसमें भी हम महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। यानी राजस्थान सरकार अब सहकारिता को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मिशन पर है। अब देखना होगा कि ये सहकार सदस्यता अभियान प्रदेश में कितना असर दिखाता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर में बारिश के बाद सड़क में धंसी कार, सड़क किनारे की मिट्टी धंसने से ये हादसा हुआ है। पत्रकार कॉलोनी के पास की ये घटना बताई जा रही है। हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे। हादसे में दोनों कार सवार लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जयपुर में बारिश के साइड इफेक्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस कार में 2 लोग सवार थे और तभी बारिश के बाद अचानक ये जो कार है वो सड़क धंसी और उसमें कार भी हादसे का शिकार हुई है। हालांकि कार सवार दोनों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके के हालात बारिश के बाद हुए हैं इन तस्वीरों से आप देखिए। बारिश के साइड इफेक्ट्स आप देखने को मिले हैं। सड़क में ये कार धंसी है और इसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। तो हादसे में दोनों कार सवार लोग सुरक्षित हैं और दोनों को ही सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर आपको बता दें, बीसलपुर बांध ने बनाया रिकॉर्ड। 70 दिन में बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर स्थिर रहा है। आपको बता दें कि अतिरिक्त पानी की बनास नदी में निकासी जारी है। त्रिवेणी से बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। पहली बार जुलाई में गेट खोलने का इस बार रिकॉर्ड बना और लगातार दूसरे साल भी इस बार बांध भरने का रिकॉर्ड बना है। जयपुर अजमेर टोंक के लिए 2 साल तक जलापूर्ति हुई है। बांध भरने से किसानों को भी सिंचाई का पानी मिलेगा, इससे किसानों को फायदा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार दूसरे साल भी इस बार बांध भरने का जो रिकॉर्ड है वो बना हुआ है
और ये एक नया रिकॉर्ड बना है क्योंकि इस बार जुलाई के महीने में पहली बार इस बांध के गेट खोले गए थे और 70 दिन से बांध का जलस्तर लगातार बना हुआ है। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने झालावाड़ पुलिस की मदद से नकली नोट छापने और खपाने के मामले में एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दंपति के कब्जे से 12,20,000 रुपए की फेक करेंसी भी बरामद की है और इसके अलावा घर से रंगीन प्रिंटर, लैपटॉप और नकली नोट छापने के काम में आने वाली स्याही समेत दूसरे उपकरण भी बरामद किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ में नकली नोट फैक्ट्री का भंडाफोड़, 12,20,000 की नकली करेंसी बरामद, दंपति गिरफ्तार, चंडीगढ़ पुलिस कर रही पूछताछ। 12,20,000 रुपए की ये वही नकली करेंसी है जिसे चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने झालावाड़ पुलिस की मदद से चंद्रावती ग्रोथ सेंटर इलाके में किराए के मकान से बरामद किया है। हैरानी की बात यह है कि इसे बनाने का काम एक दंपत्ति कर रही थी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मध्य प्रदेश के उज्जैन के बताए जा रहे हैं। मौके से पुलिस को फेक करेंसी के अलावा रंगीन प्रिंटर, लैपटॉप, कटर और शाही समेत अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। चंडीगढ़ क्राइम पुलिस से झालावाड़ पुलिस को एक इनपुट इस आशय से प्राप्त हुआ कि एक महिला फेक करेंसी के षड्यंत्रपूर्वक गिरोह में शामिल है और यहां से कुरियर सर्विसेज के थ्रू फेक करेंसी सप्लाई कर रही है। उसके बाद इनपुट प्राप्त होने के बाद झालावाड़ पुलिस ने अपनी बड़ी टीमें बनाकर स्पेशल टीम तैनात करके उनकी पहचान सुनिश्चित की। कई सारे सीसीटीवी खंगालने के बाद में उस गिरोह का चिन्हीकरण हुआ। आरोपी जितेंद्र शर्मा अपनी पत्नी रजनी के साथ किराए के मकान में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। इतना ही नहीं, इन्हें मार्केट में खपाने का काम भी किया जा रहा था। अब सवाल ये कि आखिर चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच झालावाड़ तक कैसे पहुंची? दरअसल चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 युवकों के कब्जे से नकली नोट बरामद किए थे। गौरव नाम के युवक के कब्जे से 8,23,000 रुपए मिले, जबकि विक्रम नाम के युवक के कब्जे से 1,96,000 रुपए बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये रकम कोरियर सर्विस के जरिए झालावाड़ से पहुंची थी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस झालरा पाटन पहुंची, जहां सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर चंद्रावती ग्रोथ सेंटर इलाके में छापा मारा गया। संयुक्त कार्रवाई में चंडीगढ़ पुलिस और झालावाड़ पुलिस ने ये कार्रवाई अमल में लेके आई, जिसमें जितेंद्र शर्मा और रजनी शर्मा करके 2 आरोपी हैं। इन संदिग्ध आरोपियों को डिटेन किया गया। इनके कब्जे से लगभग 12 लाख की फेक करेंसी जब्त हुई है। साथ ही कलर प्रिंटर और अन्य जो साक्ष्य हैं जिनसे नकली नोट बनाते थे वो भी जब्त किए गए। फिलहाल चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच पुलिस दंपति को डिटेन कर अपने साथ ले गई है, जहां गहन पूछताछ के बाद और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। झालावाड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी डिग्री के आरोप में 2 पटवारी बर्खास्त किए गए हैं। डिग्री पर नामांतरण के दोषी पाए गए थे दोनों। तो उपनिवेशन आयुक्त ने आदेश जारी किया है। पटवारी हवा सिंह और मनोज को बर्खास्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे बीकानेर से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उपनिवेशन आयुक्त ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। पटवारी हवा सिंह और मनोज को बर्खास्त किया गया है। तो डिग्री पर नामांतरण के दोषी पाए गए थे दोनों पटवारी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और ये आदेश जारी किए गए हैं। फर्जी डिग्री के आरोप में 2 पटवारी बर्खास्त किए गए हैं। और अब कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या का मामला आपको बता रहे हैं। हत्याकांड पर आज खुलासा होगा। एसपी सुजीत शंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा करेंगे। नवरात्र में माताजी मंदिर में पूजा के दौरान मंदिर के बाहर ही एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की थी और इसके बाद कार्रवाई करते हुए मंडाना के जंगल सहित अलग अलग इलाकों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो इस मामले में कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेंगे। 25 वर्षीय युवक की हत्या के बाद 3 और 1.5 साल की 2 मासूम बच्चियों के सर से पिता का साया उठ गया। कोटा ग्रामीण के मंडाना के रामगढ़ गांव में आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से चंद मिनट में फरार हो गए थे। मृतक 25 वर्षीय शंकर लाल रामगढ़ इलाके का निवासी था।